हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के नेक्स्ट पार्ट की, जहां हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हाँ, उससे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक इस आई बटन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाते हैं। अपनी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। ये अपनी हेडिंग हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। लगा ले हेडिंग। तो देखो, आज के लेक्चर में अपने को सिर्फ देखना है इनका फिजिकल केस कैसा होता है, क्योंकि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सारे टॉपिक क्या हैं बहुत आसान होंगे अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट की, कि आखिर ये अपने आसपास में दिखाई कैसे देते हैं, किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो देखो लोअर एल्केन, लोअर हेलो एल्केन, जो बहुत छोटे हेलो एल्केन होते हैं, लोअर हेलो एल्केन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, या तो हम इसको वोलेटाइल स्टेट भी बोल सकते हैं। लोअर हेलो एल्केन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब लोअर हेलो एल्केन की मतलब क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो CH3Cl क्लोरोमीथेन, जैसे मान लो CH3Br ब्रोमोमीथेन, या फिर C2H5Cl। इस टाइप के जो अपने पास मिलेंगे क्या हेलो एल्केन, उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं कि वो पाया जाता है आपका गैसियस स्टेट में। ठीक, उसके बाद हायर हेलो एल्केन एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और उसके बाद जो हायर हेलो एल्केन अपने को मिलेंगे वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो लिक्विड होगा या तो वो सॉलिड होगा, इसी केस में वो पाए जाएंगे। ठीक है, वाइल हेलो एरीन एग्जिस्ट ओनली इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जबकि जो हेलो एरीन होता है वो या तो लिक्विड या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, वो गैस स्टेट में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए ये तो हो गई भाई पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट की, कि अपने पास जो लोअर हेलो एल्केन होते हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे आपकी गैस स्टेट में, और जो हायर हेलो एल्केन होते हैं वो किस में पाए जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, जबकि हेलो एरीन किस में पाया जाता है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड इनका प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे कलर को लेकर के। किसको लेकर के बात करेंगे, कलर को, कि ये किस कलर के अपने को दिखाई देते हैं। तो देखो जो नॉर्मली जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इनका। हेलो एल्केन्स आर कलरलेस बट, या जब ये कैसे हों, व्हेन दे प्रेजेंट इन 100% एज कंपोजिशन, या मैं इसको बोल सकूं प्योर फॉर्म। जब ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो इनका क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होंगे। बट in the presence of light, but in the presence of light, bromide and iodide shows color
शोज कलर। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मतलब जैसे सनलाइट मान लो, इनकी उपस्थिति में जो ब्रोमाइड वाला डेरिवेटिव होगा और आयोडाइड वाला डेरिवेटिव होगा वो क्या शो करता है, कलर शो करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ओडोर की। किसकी बात करेंगे, ओडोर की। चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ओडोर क्या होती है। ओडोर का मतलब होता है भाई स्मेल। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, स्मेल की। तो देखो थर्ड है आपका ओडोर, या मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं स्मेल। तो देखो जो इनका ओडोर होता है वो कैसा होता है, ओडोरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, ओडोरलेस या स्मेल लेस होते हैं। लेकिन यहाँ लिख दे रहा हूं ओनली गैसियस हेलो एल्केन सोज ओडोर। और एक ऐसा होता है इनका ओडोर, स्वीट स्मेल होता है। ये याद रखना। बाकी सब कैसे होंगे, ओडरलेस होंगे। कैसे होंगे, ओडरलेस। वही होंगे जो गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे, उन्हीं का क्या होगा, स्वीट स्मेल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, चौथा अपना प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ लिख दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन डिपेंड्स अपॉन देयर मोलर मास। उनके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के ऊपर क्या करता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। या मैं इसी मोलर मास को क्या बोल दूं, इसी को मैं बोल दूं वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी मैं बात करें, मतलब अगर अपने को किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं इसको बोल दूं मोलर मास। ठीक है, अगर किसी का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। मोलर मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, समझो। अपने को किसी चीज़ को अगर बॉईल करना है, बॉईल करेंगे मतलब क्या होगा, उसको हम लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर फॉर्म में। तो देखो होता क्या है कि दो प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। एक तो होता है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। कितने प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं भाई, दो। जैसे मान लो मेरे पास है CH3Cl और इस CH3Cl एक कंटेनर में ढेर सारे CH3Cl है। तो इसके बगल में एक CH3, मान लो इसको मैं ओपन करके बना दे रहा हूँ, HCl। बगल में एक और आ गया HCl। तो देखो जो ये इनके बीच में बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। कौन सा हो रहा है यहाँ पर, इंटर एटॉमिक हो रहा है। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। तो अपने को ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होता है। क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो जो कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मोलर मास के ऊपर करेगा। जितना मोलर मास ज़्यादा उतनी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं कि अगर आपका क्या हो रहा है, इफ नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। मतलब अब देखो बॉइलिंग और मेल्टिंग का सेम कंसेप्ट चलेगा।
तो अगर आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन को क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, सीधा स्ट्रेट चेन बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऑफ कार्बन इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। लेकिन अगर आप ब्रांचिंग को बढ़ा रहे हो, ध्यान देना, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अगर आप ब्रांचिंग बढ़ा रहे हो, साइड चेन बहुत लगाते जा रहे हो, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और अगर सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कितनी बातें आप याद रखोगे, एक तो ये, और उसके अलावा मैं 2 बातें और आपको लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको वो याद रखना है। एक क्या याद रखना है आपको भाई, बॉइलिंग पॉइंट्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन चेन, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है भाई, और याद रखना आपको बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। ये 4 बातें, 1 2 3 और ये 4, छोटी सी बात है, सारे एक दूसरे से लिंकअप हैं, कोई अलग नहीं है, बस आपको सीधे सीधे ध्यान देना है। ठीक, तो आइए अब हम क्वेश्चन लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मान लो मेरे पास है क्वेश्चन, बोल दिया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अपने को एक क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास ए है, ए मेरे पास क्या दे दिया, CH3 CH2 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 Cl, ये अपने पास दे दिया। उसके बाद हमको दे दिया बी में अपने को दे दिया क्या, बी में दे दिया CH3 CH2, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH2 C, यहीं पर लगा दिया हमने CH3, और यहाँ कर दिया CH2, उसके बाद इसके साथ क्या लगा दिया Cl, ये दे दिया बी। C अपने को क्या दे दिया, C अपने को दे दिया CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर लगा दिया Cl। क्लियर है बात? अब आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, सारे में सारे एटम बराबर हैं, जो एटम यहाँ पर वही एटम यहाँ पर, वही एटम यहाँ पर, कोई चेंजेस नहीं है। बट एक चीज़ की चेंजेस है क्या, कि ये पूरा पूरा एकदम स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई और यहाँ पर और ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई। तब इसका आंसर कैसा होगा, बोल रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सबसे पहले छोटे वाले का लिखेंगे। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग ऑफ कार्बन में क्या रिलेशन है, जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो भाई देखो इसमें कितनी ब्रांचिंग हो गई है, आप चलोगे तो इसमें देखो ब्रांचिंग बढ़ गई है, क्या इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई है और इसमें ब्रांचिंग कम है। तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, फिर उसके बाद इसका थोड़ा इससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। तो अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे सी के बाद कौन आएगा भाई, बी के बाद कौन आएगा, ए। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए का होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और एक ख़ास बात जो आपको जाननी है वो ये जाननी है कि जो भी ये डेरिवेटिव हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये जो हमने बनाया है वो किससे बनाया होगा, हाइड्रोकार्बन से। जैसे अगर मेरे पास क्या है CH3Cl है, ये कहाँ से आया है, ये CH4 से आया है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इनका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा और जो इनका ये डेरिवेटिव फॉर्म आया है, तो डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगी उसके पेरेंट कार्बन से। क्यों भाई, CH4 और CH3Cl में मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मोर है। किससे, बॉइलिंग पॉइंट मोर टू देयर पेरेंट कार्बन
उसके पेरेंट कार्बन चेन से, तो ये उसका पेरेंट कार्बन हो गया। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अब चेक कर लो, इसका मोलर मास इससे ज़्यादा है। कैसे भाई? यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या जोड़ा आपने? क्लोरीन। तो मतलब जो आपने हाइड्रोजन निकाला उसका वेट तो आप 1 रखते, मगर क्लोरीन का वेट कितना रख रहे हो? 35.5। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। तो इसका वेट क्या है? ज़्यादा है, और इसका वेट क्या है? कम है। तो मतलब मोलर मास इसका ज़्यादा और इसका कम, तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर बात? चलो, उसके साथ आपको मैं कुछ एरोमेटिक के बारे में बता दे रहा हूँ कि हेलोएरीन का कैसे आप लोग अरेंज करोगे। मान लो एक क्वेश्चन अपने को दे दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया कि अपने पास अगर मान लो इस तरीके क्वेश्चन आ गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो ये क्या है? आर्थो, ये किस पे लगा हुआ है? मेटा, और ये किस पे लगा हुआ है? पैरा। तो देखो इन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स में क्या होता है? बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। फिर भी जो सब, अगर इनकी जो ऑर्डर लिखना है वो आप इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आर्थो का होता है, उसके बाद पैरा का होता है, और सबसे कम किसका होता है? मेटा का। ठीक है, ये इनका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। वैसे इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। आर्थो का अप्रॉक्स होता है 453 केल्विन के आसपास, और इन लोगों का होता है 446 के आसपास होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच में कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऑर्डर याद रखना तो आर्थो का, फिर पैरा का, उसके बाद क्या होगा? मेटा। मतलब सबसे कम किसका होता है? मेटा का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है? आर्थो। ठीक, इसको नोट करिए। टी के बारे में याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज भाई सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो देखो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्युबिलिटी अगर किसके अंदर चेक करना है पूछा जाए तो आप बोलोगे पानी के अंदर चेक करना है। किसके अंदर चेक करना है अपने को? पानी के अंदर। क्यों चेक करना है? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जिसका हम बहुत ज़्यादा केसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 80% चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो अब सॉल्युबिलिटी में आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री में कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा पोलर सॉल्यूट, या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्यूट, या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या फिर क्या बोल रहा हूँ, या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट हो और उसके साथ इनऑर्गेनिक क्या हो? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, तब ये जाकर के सॉल्यूशन बना लेते थे। मतलब ये सब डिसॉल्व हो जाते थे। लेकिन इस बार केस क्या हुआ? इस बार आपके पास है RX हेलो एल्केन RX, जहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पोलर नेचर तो पाया जाता है। इसके पास पार्शियल माइनस और इसके पास पार्शियल प्लस होता है। तो इसको पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना होता है कि जब ये और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ध्यान देना, एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो काम होगा। एक तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, और उसके साथ साथ इसमें से इन एटम को जाकर उनके साथ जुड़ना होगा। तो तोड़ना भी है और जुड़ना भी है। तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती
या उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास नहीं होता कि ये काम ये कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो क्या होता है, क्या लिख रहा हूँ, हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस soluble इन वाटर, मतलब पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होती है एट रूम टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पर। मतलब इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इस बॉन्ड को तोड़ सकें, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, और उसके बाद इनमें से किसी के साथ बॉन्ड बना सकें। इतनी कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होती है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के साथ क्या होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सॉल्युबल है ही नहीं, कि नहीं ये नहीं डिज़ोल्व होगा। तो एक बात और याद रखना, जब ये पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होगा, बट किसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। अच्छा, क्योंकि पानी क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप क्या करोगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ सकती है। देन सॉल्युबिलिटी में भी इंक्रीज, इनकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है तब बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास उतनी एनर्जी नहीं थी। अगर हम एनर्जी देंगे तो हो सकता है ये बॉन्ड तोड़ कर इनसे बॉन्ड बना ले। याद रखिए बात। तो ये तो हो गई भाई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके।